घने जंगलों में अंकिता अपनी मासूम सी नवजात बच्ची को गोद में लिए गांव से तेजी से भाग रही थी। उसके पांव जख्मी हो चुके थे। उसके पीछे गांव के लोग पड़े हुए थे। नहीं, मुझे जल्दी से भागना होगा, नहीं तो गांव वाले मुझे और मेरे नाजायज बच्चे दोनों को जान से मार देंगे। मुझे अपनी और अपनी बच्ची को बचाना होगा। अब अंकिता के पैरों ने जान दे दी थी। गांव वाले उसके नजदीक पहुंचने ही वाले थे, तभी एक अनजान आदमी अमर से टकरा जाती है। क्या हो गया? तुम अपनी इतनी मासूम सी बच्ची को लेकर इतना बदहवास क्यों भाग रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम चले जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मुझे यहाँ से जाना होगा। देखो, तुम्हें क्या हो गया है मुझे नहीं पता। तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरी गोद में बच्चा है, ये मेरे प्रेमी का बच्चा है। उसने मुझसे शादी के बड़े बड़े वादे किए और मुझे गर्भवती कर दिया, और ये बच्चा दुनिया में आ गया। लेकिन उसने हम दोनों को नहीं अपनाया और धक्का देकर ठुकरा दिया, और अब गांव वाले मुझे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उस गांव में एक कुंवारी माँ नहीं रह सकती। वो मेरे पीछे आ ही रहे होंगे। अरे, तुम्हारे प्रेमी ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसमें तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे जाना होगा। नहीं, तुम मत जाओ। मैं तुम्हें इस तरह एक मासूम सी बच्ची को लेकर भागते हुए नहीं देख सकता। देखो, यह बच्ची कितनी प्यारी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाने के लिए तैयार हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक बच्चे की माँ हूँ, वो भी कुमारी। तुम मुझे कैसे अपनाओगे? हाँ, मैं क्यों नहीं अपनाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा और तुम्हारी बच्ची को अपना नाम दूंगा। पूरी इज्जत और मान सम्मान दूंगा। मेरी माँ कहा करती थी कि एक औरत देवी समान होती है और हर औरत को इज्जत मिलनी ही चाहिए। तभी पीछे से गांव वाले वहां आ जाते हैं। मिल गए, मारो इसे। मुखिया जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप इसे छू भी नहीं सकते। यह लड़की और उसका बच्चा हमारे गांव में नहीं रह सकते। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी जैसन लड़की अगर हमारे गांव में रहेगी तो हमारी बहू बेटियां तो बिगड़ ही जाएंगी। नहीं, मैं इससे शादी करूंगा और इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर अमर अंकिता और उसकी बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। यह तो पागल हो गया है, इसे अक्ल ही नहीं है। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी जैसन लड़की अगर हमारे गांव में रहेगी तो हमारी बहू बेटियां तो बिगड़ ही जाएंगी। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अमर अंकिता और बच्ची सारा को अपने घर ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं करता। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा और आज से तुम मेरी पत्नी और यह मेरी बेटी होगी। फिर अमर अंकिता से शादी कर लेता है और तीनों साथ रहने लगते हैं। देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन अंकिता तालाब पर पानी भरने जाती है। पता ही नहीं चला 15 साल कैसे बीत गए। जल्दी पानी भर लेती हूँ, सारा मेरा इंतजार कर रही होगी। अंकिता पानी भरने लगती है, तभी सामने एक खूबसूरत युवक बैठा दिखता है। अरे, ये कौन है? मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अंकिता पास जाती है, युवक मुड़ता है और वो विनोद निकलता है। अपने पुराने प्रेमी विनोद को देखकर अंकिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विनोद, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो अंकिता, उस वक्त मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाया।
लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम को अभी तक नहीं भूल पाया हूं। मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था, पर पता नहीं तुम कहां चली गई थी। अंकिता रोते हुए सारी बात विनोद को बता देती है। यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूं। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता था। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें फिर से अपनाना चाहती हूँ, पर मेरी बेटी है और मेरा पति भी है। मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो, उसका भी मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद अपनी बेटी को छोड़ देना, फिर तुम मेरे साथ आ जाना। हम दोनों फिर पूरी जिंदगी आराम से बिताएंगे। हमारी किस्मत ने हमें एक बार अलग किया था, लेकिन अब हमारी किस्मत हमें दोबारा अलग नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी यादों में पूरे 15 साल बिताए हैं। मैंने कभी किसी दूसरे से शादी नहीं की। तुम उसे किसी भी तरह मंदिर के पीछे लेकर आ जाना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। ठीक है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। फिर अंकिता वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। घर के अंदर अमर बैठा रहता है। अंकिता कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये देखो, मैं तुम्हारे और सारा के लिए क्या लेकर आया हूँ। इतने ताजे ताजे अमरूद, इसे खाकर तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। आपको जी मेरे साथ अभी और इसी वक्त चलना होगा। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती जी, बस आप मेरे साथ चलिए। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, तुम घर पर रहो। हम दोनों को जरूरी काम है। हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो तुम कभी इतना नहीं घबराई थी। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर अंकिता अमर को मंदिर के पीछे ले आती है, जहां पहले से विनोद बैठा होता है। विनोद को देखकर अमर घबरा जाता है। ये कौन है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यह मेरी प्रेमिका है और मैं इसका प्रेमी हूं। अब तुम हम दोनों के बीच से हमेशा के लिए हट जाओगे। यह तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुमने इसे धोखा दिया था। ये अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब मैंने इसे अपनाया था। अंकिता, चलो घर चलते हैं। नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी और अपना बाकी जीवन उसी के साथ बिताऊंगी। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तुम बच्ची को लेकर भाग रही थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था और तुम इस धोखेबाज की बातों में आ गई। हमारी बेटी सारा इंतजार कर रही होगी। चलो घर चलते हैं। देखो, मुझे अपना तुमसे मतलब है ना सारा से। मैं अब सिर्फ अपने प्रेमी के साथ खुशी से जीना चाहती हूँ। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं पंचायत में शिकायत करूंगा। तुम वहां तक पहुंच पाओगे तभी तो। विनोद जेब से एक शीशी निकालकर अमर पर डाल देता है। तभी अमर के शरीर में तेज दर्द होने लगता है। यह क्या किया तुमने? तुमने मेरे ऊपर क्या डाला है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब तुम हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाओगे। तेज रोशनी फैलती है और अमर खरगोश में बदल जाता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे ठीक करो। अंकिता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था। और हाँ अमर, अगर तुमने अपनी यह सच्चाई किसी और के सामने बताने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस जादुई जल का यही कमाल है।
तुम सिर्फ अपने मन में या मेरे सामने ही बोल सकते हो और किसी के सामने नहीं। तुमने बहुत ठीक किया है। अब ये हमारा राज हमेशा के लिए दफन हो गया। अब चलो चलते हैं, हमें घर जाकर अपने सेवर लेने हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। विनोद और अंकिता वहां से घर आ जाते हैं। ये क्या माँ, ये कौन है? आप तो पिताजी के साथ गई थी, पिताजी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब हम लोग घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक जंगली शेर ने हमला कर दिया और उन्हें जंगल में लेकर चला गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ। ये मेरा प्रेमी है। माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पिताजी भी नहीं रहे तो मैं अकेली कैसे रहूँगी? नहीं, ऐसे मत करो माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, भगवान के लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। चलो विनोद, मैं घर से कुछ सामान ले आती हूँ। फिर अंकिता घर के अंदर जाती है और कुछ सामान लेकर बाहर आती है। नहीं माँ, रुक जाओ, भगवान के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। बिना कुछ कहे विनोद अंकिता को लेकर चला जाता है। कितनी पत्थर दिल माँ है जो अपनी मासूम बेटी को ऐसे अकेले छोड़कर जा रही है। और ऊपर से ये आदमी कितना गिरा हुआ इंसान है जो एक माँ को अपनी बेटी से अलग कर रहा है। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ चले गए? वापस आ जाइए। सारा फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कई घंटे के सफर के बाद अंकिता और विनोद घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही मंदोदरी बैठी रहती है। ये कौन है विनोद? ये तुम्हारे घर में क्या कर रही है? देखो मंदोदरी, तुम कहती थी ना कि तुम्हें एक नौकरानी चाहिए। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी लेकर आ गया हूँ। अब से यह पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। तुम जैसा चाहो वैसा इससे काम करवा सकती हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विनोद? तुम ऐसे नहीं कर सकते। यह मेरी पत्नी है और यह गर्भवती है। इसे एक नौकरानी चाहिए थी जो हमेशा इसकी सेवा कर सके। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी को रख सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब से तुम मेरी पत्नी की सेवा करोगी। जो यह कहेगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। विनोद जी, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी बुद्धि सच में बहुत तेज है। आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरानी लाकर दी है। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुमसे कितना प्रेम करती थी, तुमने मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया, फिर दोबारा अपनाया और फिर भी मैं अपनी बेटी और अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आई, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अरे तुम जैसी औरत को तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। उस बेचारे अमर ने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी बेटी को अपनाया, फिर भी तुमने उसे धोखा दे दिया। नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मुझे अपने पति को ठीक करना है। कहीं नहीं जा सकती। अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी, समझ गई? हाँ, इसीलिए जाकर अब काम में लग जाओ। विनोद और मंदोदरी जोर जोर से हंसने लगते हैं और अंकिता रोते हुए घर का काम करने लगती है। दूसरी तरफ सारा घर से निकल पड़ती है। मुझे पिताजी को ढूंढना ही होगा। माँ कह रही है कि वो मर गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी मर सकते हैं। माँ मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी।
सारा आगे बढ़ती है, तभी एक गांव वाला उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं? मैंने सुना है तुम्हारे पिता नहीं रहे और तुम्हारी माँ भी अपने प्रेमी के साथ चली गई। अब तुम अकेली कैसे रहोगी, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने घर पर रखूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मैं जानती हूँ कि बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता, और तुम मेरी मदद करना चाहते हो, यानी तुम्हारा भी कोई स्वार्थ छिपा है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर महेश जबरदस्ती सारा को अपने साथ ले जाने लगता है। नहीं, तुम ऐसे मत करो, मुझे नहीं जाना है। कैसे नहीं जाओगी? महेश सारा को पकड़कर ले जाने लगता है। वहीं दूर से पेड़ के पास घायल खरगोश ये दृश्य देख लेता है। नहीं, मुझे अपनी बेटी को बचाना ही होगा। मैं उसे इस गांव वाले के हवाले नहीं कर सकता। फिर खरगोश जादू करता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है और अचानक महेश की आंखों में जलन होने लगती है। यह क्या? मेरे आंखों में इतनी जलन कैसे हो रही है? मुझे भागना चाहिए। सारा घने जंगल की तरफ भाग जाती है। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम नहीं जा सकती। सारा घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना जीवन बिताऊं? माँ भी चली गई, पिताजी भी नहीं रहे, और सभी गांव वाले मुझ पर गंदी नजर रखते हैं। सारा रो रही होती है, तभी वही घायल खरगोश उसके सामने आ जाता है। अरे, तुम तो बुरी तरह से घायल हो। रुको, मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। पिताजी ने मुझे कुछ औषधि पत्तों के बारे में बताया था। फिर सारा नीलगिरी के पत्ते लाकर खरगोश के जख्म पर लगा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे, तुम तो खरगोश होकर बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई खरगोश हूँ और तुमने मेरी मदद की है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ कहती है पिताजी को जंगली शेर ने खा लिया और वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। मुझे गांव वालों की गंदी नजरों से बचना है, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वैसे तो तुम खरगोश हो, लेकिन भला तुम मेरी क्या रक्षा कर सकते हो? लेकिन ठीक ही है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, तो कम से कम हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर तो रहेंगे। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात बीत जाती है। अगली सुबह हो जाती है। तुम रुको, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। अमर वहां से चला जाता है। अरे, ये तो एक खरगोश है, पहले से ही घायल है, फिर भी मेरे लिए खाने का इंतजाम करने जा रहा है। ये ठीक नहीं, मुझे खुद ही खाने का इंतजाम करना होगा। सारा खुद गांव की तरफ निकल पड़ती है और एक घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है। घर में कोई है क्या? मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
घर के अंदर से सेठ बाहर निकलता है। ओहो, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे, दिखने में तो इतनी सुंदर हो और तुम्हें भूख लगी है? आ जाओ आ जाओ, घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और तुम्हें एक वक्त का क्या, पूरा जीवन का खाना खिलाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। सारा वहां से चली जाती है। सारा कई घरों में जाती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे खाने को कुछ नहीं देता। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने पूरे गांव में मदद मांगी, पर कोई मुझे खाने को नहीं दे रहा। मैं वापस खरगोश के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं माँ के पास ही जाकर देखती हूँ। अगर वो मुझे अपना ले तो शायद मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। सारा वहां से निकल पड़ती है। पूछते पूछते वो अपनी माँ अंकिता के घर पहुंच जाती है। चलो, अब तो यहाँ आ ही गई हूँ, अब अंदर जाकर देखती हूँ आखिर माँ मुझे अपनाती है या नहीं। सारा जैसे ही घर में जाने की कोशिश करती है, तभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे, ये तो घर के अंदर से आवाज आ रही है, मुझे सुनना चाहिए। सारा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी घर के अंदर से अंकिता की आवाज आती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे, तुम कितनी पत्थर दिल इंसान हो। अपने पति को खरगोश बना दिया और मेरी बेटी को लेकर उसे सौंप दिया। वह बेचारा जानता भी नहीं था कि वह मेरी बेटी है। वह भी नाजायज बेटी को अपनाया, अपना नाम दिया, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तुम जाओगी कहाँ? मेरी तो मति मारी गई थी। मैंने तुम पर भरोसा किया और उस महान इंसान के साथ इतना गलत कर दिया, लेकिन तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे जाने दो। तुम अब कहीं नहीं जा सकते। बेचारी सारा समझती होगी कि वही उसका सगा पिता है, लेकिन उसका असली पिता तो मैं हूं और उसे यह बात पता ही नहीं। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है। काश मैंने तुम पर भरोसा ना किया होता और इतना प्रेम करने वाले इंसान को अपने हाथों से सजा ना दी होती। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा फायदा उठा लूं। अब देखो, तुम्हारे आने से मेरा घर का सारा काम भी हो रहा है और मेरी जिंदगी कितनी मजे से कट रही है। मंदोदरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए इसकी जैसी तो 100 अंकिता भी कुर्बान कर सकता हूँ। चलो, अब जल्दी से सारा घर का काम करो। इस जन्म में तो यहाँ से नहीं भाग सकते। अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है। घर के बाहर खड़ी सारा ये सारी बातें सुन लेती है। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो माँ ने पिताजी को खरगोश बना दिया और वो मेरे असली पिता भी नहीं थे। मेरे असली पिता तो विनोद है और पिताजी ने ये जानते हुए भी कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना प्रेम दिया। माँ कितनी गंदी है। मैंने सुना था माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है, लेकिन ये तो मेरी और पिताजी की दुश्मन बन गई। मैं किस मुंह से पिताजी के पास जाऊँ? मुझे उन्हें ठीक करना ही होगा। और जो खरगोश मेरे पास था, कहीं वही पिताजी तो नहीं थे? हाँ, ज़रूर वही होंगे। मुझे उनके पास वापस जाना ही होगा। फिर सारा घबराई हुई वहां से वापस चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अमर सब जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसे सारा कहीं नहीं मिलती। यह क्या?
सारा कहाँ चली गई? मैंने तो कहा था यहीं बैठना। हे भगवान, पता नहीं अब वह कहाँ और किस हालत में होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा, कहीं फिर कोई गांव वाला उसे अपने चंगुल में ना फंसा ले। इतना कहकर अमर घबराया हुआ गांव की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अम्मा, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? एक बाप की बेटी गुम है और आप हंस रही हो। मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो, जो असल में तुम्हारी बेटी भी नहीं है। हाँ, वह मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला है। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। पता नहीं वो कहाँ है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर वह मुझे कहीं नहीं मिल रही। तुम खरगोश बनकर क्या कर पाओगे? अगर उसे बचाना है तो तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। पर मैं अपने असली रूप में कैसे आ सकता हूँ? तुम्हें एक रिश्ता कुर्बान करना होगा, तभी तुम इस जादू से आजाद हो पाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी पत्नी का रिश्ता कुर्बान करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी पति माना ही नहीं और अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे और मेरी बेटी के साथ गलत किया। मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा। तुमने बिल्कुल सही रिश्ता चुना है। ऐसे रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता जो हमारे किसी काम का नहीं होता। फिर बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और अमर फिर से इंसान बन जाता है। अब तुम इंसान हो गए हो। जाओ और अपनी बेटी को ढूंढो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अमर वहां से तेजी से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ महेश सारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरे पिताजी के पास जाना है। मुझे उनके पास पहुंचना ही होगा। वहां ही मुझे सुरक्षा और सच्चाई मिलेगी। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन मैं करता हूँ। अब चलो। उस दिन तो तुम भाग गई थी, लेकिन आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर महेश जबरदस्ती सारा को अपने साथ ले जाने लगता है। बचाओ, कोई है, मेरी रक्षा करो। मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना है। मुझे अकेले मत छोड़ो पिताजी। चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हें जंगल में ले जा रहा हूँ। वहाँ कोई नहीं आता और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी अमर सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? उसे तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे तू तो जिंदा है। सबने कहा था तू मर गया। कोई बात नहीं, आज फिर मार दूंगा। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी भी खतरे में नहीं छोड़ूंगा। अमर पत्थर उठाकर महेश को मार देता है। उसी समय सारा भी पास में पड़ा डंडा उठाकर महेश पर वार करती है। महेश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मेरी बेटी तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी माना और मेरी माँ अंकिता ने आपके साथ इतना बड़ा गलत किया। अच्छा, तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैं माँ अंकिता से मिलने गई थी और उनके प्रेमी की सारी बातें सुन ली।
मुझे सब कुछ समझ में आ गया। बेटी, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें कभी अलग नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के रूप में मानूंगा। पर पिताजी। मैंने तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से पाला है बेटा। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम्हें कभी किसी से अलग नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में अब सुरक्षित और प्यार में हूँ। दोनों खुशी और राहत के आंसू रोते हैं। उस दिन के बाद अमर और सारा खुशी खुशी और सुकून के साथ जीवन जीने लगते हैं। और दूसरी तरफ अंकिता, विनोद और मंदोदरी अपनी बुरी किस्मत और किए गए गलत कर्मों को कोसते हुए अपनी सेवा करते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।